स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। क्या स्टूडेंट कभी आपने सोचा है कि हम अर्थ पर खड़े हो पाते हैं तो कैसे खड़े हो पाते हैं? क्या हम जब स्पेस में जाते हैं, कभी आपने सुना भी होगा, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में खड़े नहीं हो पाते, वो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? क्या सन सॉरी अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ घूम रही है। अर्थ क्या, ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं हमारे यूनिवर्स में, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। मून मून सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो सर क्यों रिवॉल्व कर रहा है? अगर कोई ना कोई मोशन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स भी होना चाहिए, राइट? तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस चैप्टर में देंगे। यहाँ पर हम एक 9th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, नॉट इन मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री। न्यूटन सर का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। देखो, हम आप लोगों के लिए पिक्चर भी लेके आए, उनकी दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद दो कि भाई उनका चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छे से हमको समझ में भी आ जाए। वेल, एक बार क्या हुआ कि न्यूटन सर अपने गार्डन में बैठे हुए एप्पल ट्री के नीचे, एंड सडनली क्या हुआ, एक एप्पल टूटा और उनके ट्री से और उनके सर पे आके गिरा। एंड ही गॉन मैड, वो पागल हो गए। उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, सीधा क्यों गिरा? जैसे मान लो ये मेरे हाथ में एक चौक है, चौक को अगर हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो चौक क्या होती है? एकदम स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होती है। तो क्यों होती है? ऊपर क्यों नहीं चली जाती? उन्होंने भी सोचा कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया, एप्पल स्लैंट हाइट पर क्यों नहीं फॉल हुआ, परपेंडिकुलरली ही क्यों फॉल हुआ। और उन्होंने आगे इस चीज को, इस आइडिया को आगे बढ़ाया और एक नया रूल बना दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब आप समझते हैं? यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल एक ऐसी चीज को बोला जाता है जो पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट हो। जैसे यूनिवर्सल वर्ड हम गॉड के लिए यूज करते हैं, बोला जाता है गॉड इज यूनिवर्स, मतलब गॉड हर जगह है। जहां पे भी आप कहीं भी रहिए, गॉड हर जगह है। तो यहाँ पर भी न्यूटन सर ने कहा कि सर गॉड हर जगह है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी भी हर जगह है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने बताया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहली हेडिंग इस चैप्टर की यही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने 2-3 बातें बताई, हम आपको शॉर्ट में उन बातों को बताते हैं। पहली बात उन्होंने बताई कि पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली ऑन अर्थ, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। हम लिख भी सकते हैं इस बात को, इन द यूनिवर्स every object attract each other। पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है स्टूडेंट? अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब सर आप हमको अट्रैक्ट कर रहे हो, हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम आपको तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं ना। देखो, हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके और हमारे बीच में तो अट्रैक्शन है ही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कॉपी है, ये कॉपी है और ये चौक है। तो सर ये कॉपी और चौक भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में हमारा अर्थ भी आता है। तो सर अर्थ में भी ऐसा होना चाहिए कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि चौक और कॉपी एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर कोई मोशन तो दिखाई देता नहीं है। अगर अट्रैक्शन है तो कोई ना कोई मोशन दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन सर कोई मोशन तो दिखाई देता नहीं है, ऐसा क्यों? तो इस बात का भी हम आप लोगों को जवाब देंगे कि अट्रैक्शन है तो सर दिखाई क्यों नहीं देता? आपका बैग रखा हुआ है, आप और आपके फ्रेंड डेस्क पे बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं स्कूल की क्लास में। हम वी आर मिसिंग स्कूल क्लास बिकॉज वी आर शूटिंग दिस वीडियो इन लॉकडाउन पीरियड। तो क्या होता है, एक बैग दूसरे बैग को अट्रैक्ट करेगा, एक ज्योमेट्री बॉक्स दूसरे ज्योमेट्री बॉक्स को अट्रैक्ट करेगा, एक बुक दूसरे की बुक को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन सर ऐसा तो अट्रैक्शन हमको दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उस बात को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। पूरे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ में भी, सन पर भी, जुपिटर पर भी, मार्स पर भी, सैटर्न पर भी, जितने भी प्लेनेट हैं पूरे स्पेस में, हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जैसे हमने माना दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए
और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने माना बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ए मान लिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने बी मान लिया है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, दैट डिस्टेंस इज आर। ठीक है, एंड सपोज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज m1 एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज m2। इन दो ऑब्जेक्ट हैं तो कोई ना कोई इन दोनों का मास भी होना ही चाहिए। तो उन्होंने और भी बातें बताई। उन्हें बताया कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनके बीच में भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स को क्या बोला उन्होंने, ग्रेविटेशन फोर्स। हम अर्थ पर अगर खड़े हो पा रहे हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ हमको क्या कर रही है, खींच रही है। ये चौक नीचे गिर रही है, क्यों गिर गई है, क्योंकि चौक इसको खींच रही है। कोई भी चीज को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे वो नीचे की तरफ गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यस, अट्रैक्ट कर रही है और उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात किसने बताई, ये बात न्यूटन सर ने बताई। किसमें बताई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताई। क्या बताया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दी टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पर कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। देखो हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, अब इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जहां पर ये चौक है आपको रीड करना है, दिस इज व्हाट, एफ मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्हाट इज दिस, इनटू, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ। कैसे बोलेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इनटू, कुछ भी बोलो, फिर से बोलिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हम लिख भी सकते हैं, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स is directly proportional to product of masses of the two object। जो फोर्स है वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट, देखो यहां पर लिखने के लिए हमने कितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल में कितना आसान से शो कर रहे हैं। कैसे बोलेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एंड m1 एंड m2 क्या है, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर पर। देखो एक बात बताएं बच्चों, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में दो तरह के फोर्स स्टडी किए होंगे, एक कॉन्टैक्ट फोर्स स्टडी किया होगा और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स स्टडी किया होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट आने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को आप पास में रखते हैं वो अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बट फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे पर मूव करते हैं, तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जाम्पल है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो अब मैं जो बात बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, डिस्टेंस पर हमेशा इनडायरेक्टली ही डिपेंड करेगा। मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। जैसे आप दो मैग्नेट को पास में लगाओगे, पास में रखोगे तो एक दूसरे को अटैक कर लेंगे। एक मैग्नेट हमारे घर पे रखो, एक मैग्नेट अपने घर पे रखो, तो क्या दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम हो जाएगा। यही तो होता है इनडायरेक्ट डिपेंडेंस, कि अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा होगी, एक क्वांटिटी ज्यादा होगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। दिस इज इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ द टू क्वांटिटी, राइट। इसको कैसे रीड करने वाले हम, फोर्स इज इनडायरेक्ट, देखो सामने सामने लिखी हुई है तो डायरेक्टली डिपेंडेंस होता है, ऊपर नीचे लिखी हुई है तो इनडायरेक्ट डिपेंडेंस होता है। ये पहचानने का तरीका, फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दिस इज व्हाट, डिस्टेंस नहीं है, ओनली डिस्टेंस नहीं है, दिस इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम इसको फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड
indirectly proportional to square of distance between them। जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उन दोनों के स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर पर कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली डिपेंड करेगा या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा। और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको यहां से यहां तक स्टेटमेंट राइट करना है, ये डायग्राम बनाना है और ये दोनों बातों को राइट करना है। ठीक है, इन दोनों बातों को समझ के भी तीन बातें बताई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। न्यूटन सर ने पहली बात क्या बताई कि इन द होल यूनिवर्स, बोल के बताओ, इन द होल यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है जैसे ये दोनों मेरे हैंड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सर किस पे डिपेंड करता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पर। जितना ज्यादा मासेस होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। जितना डिस्टेंस ज्यादा करोगे फोर्स उतना कम होता चलेगा। फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, force is directly proportional to m1 into m2, राइट। इन दोनों के बीच में मैंने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब प्रोडक्ट का साइन है। एंड फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ओके, आप सब लोग जानते हो कि वेन एवर वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड वी प्लेस द साइन ऑफ इक्वल, हमको क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, एक कांस्टेंट लगाना होता है। ये बात हमने आपको सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ाई है, जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था। द फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वहां पर भी हमने बताया था प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम लगाने वाले हैं जी। क्या लगाने वाले हैं, जी। और ये कैपिटल जी ही बनाना है, स्मॉल जी नहीं बनाना। ओके, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स को, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड करना है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर जी क्या है, जी के बारे में लिख देते हैं हम यहां पर, वेयर जी इज ए कांस्टेंट। ओके, कोई पूछे आपसे कि जी क्या होता है तो आप बताइए, वेयर जी इज ए कांस्टेंट। और इसका नाम भी होता है एक डियर स्टूडेंट, नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको दोबारा से ठीक कर देते हैं रफ करके भाई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है कि ये जो कैपिटल जी होता है ये क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है सर, कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, व्हाट इज कैपिटल जी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इसकी भी बात बताते हैं। ये जो कैपिटल जी है स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू है हम बताएंगे आगे क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है। आप कहीं भी चले जाओ, आप इंडिया में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे कहीं भी रहो, चाहे अर्थ पे रहो, चाहे मंगल ग्रह पे रहो, चाहे सन पे रहो, चाहे मून पे रहो, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ओके, अलग अलग प्लेनेट पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं होती है, फिक्स रहती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, याद रखोगे इस बात को। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन डिटेल, तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए, ये छोटा सा डायग्राम बनाइए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो इस फोर्स को, इस पॉइंट को याद रखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात छोटी सी हम करेंगे जी के बारे में। किसके बारे में? इस जी के बारे में ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ जी की। यूनिट ऑफ जी एग्जाम में ये भी पूछी गई है कि जी की यूनिट क्या होती है, ये बताइए। तो देखो, यूनिट हम हमेशा आप लोगों को बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, यूनिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यूनिट आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें जी की यूनिट पता करनी है, तो क्या मैं जी को ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ऐसे लिखा जा सकता है। बाकी सबकी यूनिट पुट कर दो, जी की यूनिट पता चल जाएगी। तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है डियर स्टूडेंट, आपको पता है सेकंड लॉ, सेकंड चैप्टर में फोर्स की यूनिट बताई थी हमने। क्या बताई थी, जल्दी से बता दो। फोर्स की यूनिट बताई थी हमने न्यूटन। क्या बताई थी, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये भी मास है, ये भी मास है, तो इसकी भी यूनिट किलोग्राम, इसकी भी यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो ध्यान रखो, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। या तो ऐसे लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर ये केजी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम यहीं पे बता देते हैं, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप बता दीजिए ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बात और कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ जी के बारे में क्या होता है भाई, वैल्यू ऑफ जी। ओके, जो जी होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, जी की वैल्यू आप लोगों को लर्न करनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन सर ने क्या क्या बातें बताई, 3 बातें बताई। तीनों बातों को फिर से रिवाइज करा रहा हूं, सुन लो, ध्यान से सुन लो कि सर पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पहली बात। एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इसको बोलना सीख जाओ बस, ये दोनों पॉइंट याद हो गए तो लैंग्वेज अपने आप याद हो जाएगी। द फोर्स इज directly proportional to product of masses of the two objects. The force is indirectly proportional to square of the distance between the two objects, and when we combine these two equations, we are getting this. Force is directly proportional to m1 m2 and indirectly proportional to r square. We always know this. Whenever we remove the sign of proportionality, we place the sign of equal and place a constant. Here the constant is g, और g के बारे में ध्यान रखना है, where g is a constant, जिसको हम नाम भी देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब यूनिट ऑफ जी के बारे में बात करेंगे तो जी की यूनिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और वैल्यू ऑफ जी के बारे में जब भी पूछा जाएगा, अभी आपको डायरेक्ट याद करनी है ये वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हुआ स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी से ही पता चलता है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हम खड़े हो पा रहे हैं, क्यों हो पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हम आगे इस बात को भी और भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस बात को क्लियर करो, लर्न करो अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ।